हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों फिर से आपकी नई वीडियो में। तो दोस्तों बात कर लें, ये जो आपकी वीडियो है जैसे कि आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे, तो ये है सीटेट की 2018 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था वो है आपका एसएसटी का पोर्शन। तो दोस्तों ये 31 नंबर से लेकर के और आपके 90 नंबर तक क्वेश्चन हैं। तो इनकी हम बात कर लेते हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं किस तरह से पूछे गए थे और इनके आंसर क्या थे। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में। तो लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 31 नंबर पर होगा। तो थोड़ा दोस्तों आपको हिंदी में कर लेते हैं जूम आउट, ताकि आप हिंदी में आसानी से इसे देख सकें, पढ़ सकें और उसका आंसर कर सकें। बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा है कि वात दिग्दर्शिका का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि दोस्तों वात, यहाँ पे अर्थ को इस शब्द को ही तोड़ लेंगे। वात का मतलब होता है वायु और दिग्दर्शी का मतलब होता है दिशा। तो वायु की दिशा दिखाने वाला अर्थात वायु दिशा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 32 नंबर पर आपका है दोस्तों, लिखा है वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आयन मंडल जो करती है, आयन मंडल करती है और इसे दूसरे नाम से बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आयन मंडल में क्या है, वहाँ पर हमारी सैटेलाइट वगैरह भी वहाँ पे स्थापित होती हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए हमें तुम्हारे सामने देखिए ये सॉर्ट करना होगा। तो पहले इसे पढ़ लेते हैं और फिर इसका जवाब देंगे। सबसे पहले लिखा है इसे, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। यानी देखिए यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों आपको, आंतरिक से बाह्य की तरफ यानी अंदर से बाहर की तरफ। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं दोस्तों, बाहर से और अंदर की तरफ पढ़ते हैं, अंदर की तरफ। बट यहाँ पे बताया गया है कि अंदर से, यानी यहाँ से सबसे पहले अंदर देखिए ये है, तो इसे कहते हैं आंतरिक कोड। इसके बाद ये वाला है, इसे कहते हैं बाहरी कोड। और इसके बाद मेंटल और ऊपर वाली ऊपर पट्टी। तो इसके बाद ये बात कर लेते हैं सबसे पहले आंतरिक कोड किस में आता है। तो यहाँ पे आया आंतरिक कोड, इसके बाहरी कोड और ऊपर पट्टी तो नहीं है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इस पे देखेंगे आंतरिक कोड, बाहरी कोड, मेंटल और परपट्टी या भूपर पट्टी। तो आंसर आपका 4 हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद फिर एक इसी तरह का डायग्राम है, उसके आधार पर हम देखेंगे। तो दोस्तों लिखा है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान में रखकर बताइए कि यह क्या दर्शाता है। यहाँ पे सूर्य होगा, यहाँ पृथ्वी और यहाँ पे चंद्रमा। तो यहाँ पे चंद्रमा और यहाँ पे सूर्य होगा तो दोस्तों यहाँ आएगा ज्वार भाटा, और वह कैसा आएगा, लघु यानी कम क्षमता वाला। तो यहाँ पे आंसर देख लेंगे लघु, यहाँ पे दिया है 4 नंबर पर लघु ज्वार भाटा। इसके बाद 5 नंबर पर हम देखेंगे, सॉरी दोस्तों 35 हो जाएगा। लिखा है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती हैं और मुड़ जाती हैं, मोड़ बड़े बड़े बनाकर बहती है तो कहलाते हैं। कि जैसे कि दोस्तों यहाँ से कोई नदी निकली और नदी देखिए रास्ते में आकर ऐसे करके जाती है, तो ये क्या बन गई, एक सर्प की तरह यानी एक सांप की तरह बन गई। तो इसे ही कहेंगे विसर्पी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा विसर्पी या विसर्प। इसके बाद लिखा है 36 नंबर लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों ये हम आपको ऐसा कर लेते हैं, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी। आगे लिखा है दोस्तों, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े, दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होता है। तो देखिए दुर्गम क्षेत्रों में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, रेल मार्ग जा नहीं सकता, सड़क मार्ग नहीं, जल मार्ग नहीं, वायु मार्ग के द्वारा हम जा सकते हैं। इसके बाद आगे बात करें 37 लिखा है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना से संबंधित है। तो जनसंख्या से संबंधित है तो दोस्तों जनसांख्यिकी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद आगे बात करें, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। लिखा है कि कथन एक है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा डायग्राम यहाँ, यदि हम भारत का इस तरह से हम बना लेते हैं, ये इस तरह से कुछ भारत का डायग्राम होता है। तो गुजरात होता है यहाँ और अरुणाचल प्रदेश होता है इधर। तो बात कर लें कि ये कहता है 2 घंटे के बाद अस्त होता है। तो यहाँ यहाँ पे देखिए गुजरात इधर है और अरुणाचल प्रदेश इधर है पूरब की तरफ। तो
गुजरात में बाद में ही होगा, क्योंकि दोस्तों सूर्य ऐसे मान के चले ऐसे निकल के इस तरह से जाता है, तो यहाँ पे लास्ट में ही अस्त होगा। तो ये तो बात ठीक है। लिखा है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो बात कर लें, यदि अक्षांश देखें तो गुजरात देखो यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे बीचों बीच गुजरात आता है, बट थोड़ी से ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये भी बात सही है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दें, यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो पहले तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें दोनों ही सही हो। ये कह रहा है कि ए और बी दोनों सत्य हैं, ये बात तो सही है, पर आगे भी देख लेते हैं। आर ए को स्पष्ट करता है दोस्तों, आर ए को स्पष्ट नहीं करता। आप हम बताएंगे कैसे नहीं। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता। तो आंसर तो ये हो जाएगा। स्पष्ट क्यों नहीं करता दोस्तों, कि जैसे कि छिपने की या सूर्य की छिपने की जो स्थिति होती है ना, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो ये तो हमारे अक्षांश होते हैं, ये हमारे अक्षांश होते हैं, और ये देशांतर। तो ये वाली जो किरणें होती हैं, जो रेखाएं होती है देशांतर वाली, ये साबित करती हैं कि किस समय कौन सा समय होगा, यानी किस स्थान पर कौन सा समय होगा। तो इसलिए वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, नंबर 39 बात करते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत का मतलब जो काफ़ी दिनों से पिछली पीढ़ियों से यूज़ होता ना आ रहा हो। तो ईंधन होता आ रहा है, गैस भी होती आ रही है, कोयला होता आ रहा है, सौर ऊर्जा नहीं होता आ रहा। तो ये आपका गैर परंपरागत हो जाएगा। इसके बाद 40 नंबर पर बात कर लें। 40 नंबर पर लिखा है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन या मछली पालन आपका क्या कहलाता है दोस्तों, पीसी कल्चर कहलाता है। उसके बाद आगे बात कर लें। लिखा है स्थल का वह सकरा भाग जो दो बड़े स्थलों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। तो स्थल का भाग है तो दोस्तों स्थल संधि ही कहेंगे उसे, और यदि जल जोड़ता है तब उसे जल संधि कहते हैं। इसके बाद आगे बात करें। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो दोस्तों आपको पता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। इसके बाद आगे बात करें। लिखा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक तो होते हैं पर मनोविज्ञान नहीं होता, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र नहीं होता। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी हो। आगमनात्मक अधिगम जो होता है दोस्तों, उदाहरण दे करके पहले नियम की ओर जाना, और व्याख्यान विधि से क्या विरोधाभास करती है। इसमें आंसर 1। लिखा है कि दिए गए कथनों ए और बी को पढ़े और सही उत्तर को चयन कीजिए। लिखा है आलोचनात्मक शोध धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। सही बात है। यह एक दूसरे तर्कों को विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। यानी कि बात करें तो एक सत्य हो जाएगा और दूसरा असत्य हो जाएगा। इसके बाद बात करें। लिखा है अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। तो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े करना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 पे लिखा है भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृति शिक्षण के सबसे अधिक उपयुक्त है। तो भौतिक में तो देखिए दोस्तों, जिससे हम छू सकें, महसूस कर सकें, देख सकें, तो ये आपका भूगोल में ही आता है। इसके बाद आगे बात करें। लिखा है स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। तो दोस्तों ये आपका द्वितीय प्रकार का स्रोत होता है। लिखा है आगे सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो सभी छात्र जो दोस्तों सीखते हैं समावेशी कक्षा में सीखते हैं, ये आपका हो जाएगा राइट। इसके बाद लिखा है 50 नंबर। लिखा है निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया था। कौन सा सिद्धांत। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। उनका कहना था कि सबको शिक्षक को क्या है, बच्चे के अनुरूप गतिविधि बनानी चाहिए, जिस प्रकार के बच्चे का ज्ञान है उसी के अनुसार। तो ये ज्ञान वगैरह की बात हमारे जीन प्याजे जी करते थे। आंसर हो जाएगा जीन प्याजे। इसके बाद लिखा है नेक्स्ट कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। छात्रों को बहस और चर्चा में लगाना चाहिए, उन्हें व्यक्तिगत योजनाएं देनी चाहिए,
काम के लिए छोटे समूह में विभाजित करनी चाहिए। परियोजना करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्राप्त कराने चाहिए। इसके बाद 52 पर लिखा है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच को एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयोग या प्रयास होती है, उसे कहते हैं दोस्तों क्रिएटिव थिंकिंग या आलोचनात्मक सोच। राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में किस सामग्री से प्राप्त किए गए थे? तो पशुओं के अंगों के अवशेषों से नहीं, ग्रेफाइट से नहीं, पौधे और खनिजों से। उस समय किससे प्राप्त करते थे? पौधे और खनिजों से। जैसे हरा रंग पौधों से और अन्य रंग खनिजों से ये प्राप्त करते थे। इसके बाद आगे बात कर लें दोस्तों, लिखा है सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी। तो पांडुलिपियां जो लिखी गई थी दोस्तों ताड़ पत्तों पर लिखी गई थी। और पत्थरों की बात कर लें तो पत्थरों पर लिखे गए थे शिलालेख। इसके बाद आगे बात कर लें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका 55 की बात कर लेंगे दोस्तों। तो 55 पर लिखा है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में कौन सी अवधि काल सबसे लंबी रही? तो मानव अवधि काल में लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10 से 6 लाख ईसा पूर्व तक, यानी 10 लाख तक रही थी। तो पूरा पाषाण काल रही थी दोस्तों, पूरा पाषाण काल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बात कर लें तो लिखा था, दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए, उत्तर का चयन कीजिए सही उत्तर का। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बेलन दर्रे के पास उपजाऊ मैदान स्थित है। और जब ये देखिए हमारा इस तरह से दोस्तों भारत जैसे कि हम बना लेते हैं और इधर हो जाता है पाकिस्तान, यहाँ पे हो जाता है मेहरगढ़। यहाँ किसके साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? ये एक बार फिर से हम आपके सामने थोड़ा सा डायग्राम ठीक करेंगे। ये मान के चलो दोस्तों, ये हमारा क्या है कि ये हमारा भारत हो जाएगा, ये इस तरह से। और इधर जो हो जाएगा पाकिस्तान। और मेहरगढ़ की बात करें तो यहाँ पर मेहरगढ़ था जो बेलन नदी घाटी के दर्रे में था, या बेलन नदी घाटी यहाँ पर बहती थी। और यहाँ पर पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले। तो दोनों ही राइट आपके आंसर हो जाएंगे 3 नंबर पर। 3 नंबर पर नहीं दोस्तों, 4 नंबर पर। इसके बाद लिखा है 57, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी मात्रा में मिले हैं? दोस्तों यदि हड़प्पा की यानी हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों में सबसे अधिक नगर जो मिले हैं, मान के चले वो सिंधु में मिले हैं, बट वो भारत का राज्य या जिला नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे गुजरात राज्य में सबसे अधिक हो जाएंगे हड़प्पा में। इसके बाद ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित किस भाषा में है? तो ये आपको पता होगा संस्कृत भाषा में है। इसके बाद आगे लिखा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो पहले शासक थे बिंबिसार, यानी 6ठी शताब्दी में। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से नहीं था? दोस्तों जैसे आप जानते हैं बौद्ध संघ धम्म, तो ये तो बौद्ध धम्म संघ ये तो थे, बाकी ये अहिंसा जो था वो जैन धर्म में प्रचलित था। इसके बाद आपकी बात करें 61 नंबर पर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है, या कौन राज्यसभा चुनाव करता है सदस्यों का? तो बात कर लें राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य यानी विधायक करते हैं। इसके बाद बात करें 62 पर, भारत द्वारा निम्नलिखित में किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो दोस्तों आप जानते हैं भारत की जो संघात्मक प्रणाली है, तो संसदीय भी है और संघीय भी है, ये वाली प्रणाली है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, लिखा है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित हैं? तो ये 84 जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद बात कर लें, लिखा है 64 नंबर, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है या माना जाता है? अस्पृश्यता होता है दोस्तों छुआछूत। तो ये दोस्तों समता का अधिकार है। किसका? समता का अधिकार। हालांकि 15 से शुरू हो जाते हैं अधिकार, समता का अधिकार, और ये छुआछूत का 17 में, अनुच्छेद 17 में। इसके बाद आगे बात करें, लिखा है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि संपत्ति के अधिकार को निकालकर मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है और ये वैधानिक बना दिया गया।
यहाँ पे आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। इसके बाद फिर से अस्पृश्यता वाला आ गया दोस्तों। अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव संवर्धित करता है जाति को। ये क्या करता है? जाति को। 67 नंबर पर लिखा है कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को करेगा दोस्तों राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। और प्रधानमंत्री को करते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री को करते हैं राष्ट्रपति। तो आगे देखते हैं, आगे आ गया राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके बाद बात करें, लिखा है प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो प्रधानमंत्री को चुनाव वहाँ उन्हीं के सांसद आपस में मिलकर करते हैं। राइट आंसर 3 नंबर। इसके बाद 70 नंबर पर लिखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, जो संविधान में भी लिखा है। ओके दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? दोस्तों यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं करना, यहाँ राज्य का दे रखा है और ये पूरे भारत का। तो राज्य का जो पहला व्यक्ति होता है वो राज्यपाल होता है। इसके बाद आगे बात कर लें, ये लिखा है वर्तमान यानी 2014 के बाद 2018 का एग्ज़ाम पेपर था ना दोस्तों, तो ये 16वीं लोकसभा थी और अब क्या लग जाएगी? 17वीं लोकसभा लग जाएगी कुछ दिनों बाद। इसके बाद 73 नंबर पर लिखा है भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन था? तो उस समय रामनाथ कोविंद थे। अगर वर्तमान की बात हम करें तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। इसके बाद आगे बात करें, भारत के संविधान में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? उल्लेख किसका नहीं गया? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का तो किया गया है, सरकार के ढांचे का, इसका भी, राजनीतिक दलों का नाम, इनका प्रयोग यहाँ पे या उल्लेख नहीं किया है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करें, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राज्यसभा में नामांकित जो होते हैं दोस्तों वो राष्ट्रपति करता है, 12 सदस्यों को जो नामांकित करता है। इसके बाद आगे करते हैं 76, निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। यहाँ पे स्थायी या अस्थायी करके नहीं पूछा, तो इसलिए यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को ही माना जाएगा। इसके बाद बात कर लें, लिखा है निम्नलिखित में कौन सा भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो एकमात्र थे सी राजगोपालाचार्य और उसके बाद गवर्नर जनरल का पद जो समाप्त हो गया था, तो इसके बाद से कोई गवर्नर जनरल नहीं हुआ भारत का। इसके बाद लिखा है भारत का संविधान कब अपनाया गया? देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो हो गया अपनाया और एक होता है लागू। बात कर लें, यदि अपनाया शब्द आए तो 26 नवंबर 1949 लगाएंगे राइट, और लागू की बात हो तो 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद 79 क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित में से किसने भारत की रियायतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई? तो सभी देशी रियायतों को किसने एक साथ मिलाया? तो वो आप जानते हैं दोस्तों, सबसे जो प्रभावशाली नेता थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने सारी रियासतों को मिलाया। इसके बाद आगे लिखा है 80 नंबर पर लिखा है दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? देखिए सूची 3 होती है दोस्तों, एक होती है संघ, राज्य और समवर्ती सूची। 3 सूची होती हैं। तो संघ में केंद्र कानून बनाता है या मामले रखता, राज्य में राज्य रखता और समवर्ती में दोनों। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, ये रखा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। इसके बाद 81 नंबर पर हम बात करें तो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति, मसौदा कहते हैं दोस्तों ड्राफ्टिंग की, तो ड्राफ्टिंग समझते ही आ गया होगा आपको, ड्राफ्टिंग का नाम सुनते ही आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, अम्बेडकर साहब यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके बाद बात कर लें 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो मुगल नियंत्रण से अलग मुर्शीद कुली खां के कार्यकाल में ये अलग हो गया। इसके बाद बात करें 83, लिखा है कि निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो ये थी दोस्तों लॉर्ड कैनिंग की बात तब, क्योंकि दोस्तों 1857
क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग ने क्या था, मुग़ल शासक के जो भी शासक थे उनका जो बाद वो होता दोस्त जो सम्राट होता था उसे कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद आगे बात कर लें। लिखा है किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। तो दोस्तों आप जानते होंगे लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति चली थी इसी के अंतर्गत चली थी, तो ये हड़प नीति कर लेते थे। इसके बाद आगे बात कर लें। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा, तो नाना साहब ने। इसके बाद 86 लिखा है कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी दोस्तों किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 87 पर लिखा है कि एडुसेट, एक मिनट दोस्तों, लिखा है एडुसेट से अभिप्राय है। तो एडुसेट एक तरह का कृत्रिम उपग्रह है जो मानव निर्मित है। तो आंसर आपका राइट हो जाएगा कृत्रिम मानव निर्मित उपग्रह। इसके बाद लिखा है पंचवर्णी और बीजक में निम्नलिखित में किस महान हस्ती के छंद और विचारों के संरक्षित किया गया है। तो इसमें किया गया है दोस्तों कबीरदास के। बात आता है 89 के बाद लिखा है कि 89 लिखा है एलोरा की गुफा के भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, इस काल की कीर्ति हैं। तो यह है राष्ट्रकूट काल की। इसके बाद बात कर लें निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। तो ये रखता है ब्रह्म समाज में। तो ये 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं SST के। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये SST के थे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपनी तैयारी पे ध्यान रखें दोस्तों, तैयारी आप करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।